सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। दोस्तों क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने एनसीईआरटी की दोनों बुक कवर करी हुई है, बट क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे नए सिलेबस ऐड हुए हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। उनमें से एक टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखो, संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भारत में बहुत तरीके से इलेक्शन होते हैं और होते आ रहे हैं, और कई सालों से इलेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 1952 से बात करें तो भारत के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। और दोस्तों ये चैप्टर अगर हम बात करें, एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है, जिसे हम इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, चुनाव और प्रतिनिधित्व। लेकिन कुछ ऐसे कंटेंट है जो हमें समझने हैं। देखिए, इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं पहले इलेक्शन के बारे में, देन मेन हम टॉपिक की बात करेंगे कि होता क्या है। सो दोस्तों, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे आप देख सकते हैं अपने नेता को वहां की जनता वोट डाल के चुन ले, उसे हम इलेक्शन कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पर जनता अपने नेता को, अपने लीडर को वोट डाल के चुन ले, वो उसका नेता होता है। और दोस्तों ये एक प्रोसेस है, इसे हम इलेक्शन कहते हैं। और इलेक्शन के अंदर आप देखेंगे कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के दो पार्ट हो जाते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इलेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो भैया डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसमें जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है। और उसके बाद अगर हम टाइप ऑफ इलेक्शन की बात कर ले, टाइप ऑफ इलेक्शन की अगर हम बात कर ले तो टाइप ऑफ इलेक्शन भी अलग है। टाइप ऑफ इलेक्शन के अंदर इलेक्शन के पार्ट, जैसे कि आप बोल सकते हैं बाय इलेक्शन, आप बोल सकते हैं मिड इलेक्शन, आप बोल सकते हैं रेगुलर इलेक्शन। देखिए, रेगुलर इलेक्शन वो होते हैं जो हर 5 साल के अंदर होते हैं, और उसके बाद मिड इलेक्शन वो होते हैं जिनकी सरकार 5 साल के अंदर में 5 साल के अंदर में गिर जाती है और बीच में इलेक्शन करवाना पड़ जाता है, उसे हम मिड इलेक्शन कहते हैं। और बाय इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जहां पर नेता अपॉइंट तो हो गया है और उसकी डेथ हो गई है, उसकी जगह को फिल करने के लिए किसी कारणवश हमें इलेक्शन कराना पड़ेगा, वो बाय इलेक्शन होता है। तो ये इलेक्शन का प्रोसेस है। अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर कई टाइम पीरियड से इलेक्शन होता आ रहा है, कई टाइम से। अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर अभी 2nd हो गया है, लेकिन एनसीईआरटी में 3rd है तो हम इसे 3rd ही मान के चलेंगे। जो नई चीज इसमें ऐड हुई है वो इलेक्शन सिस्टम के साथ साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हुए हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट कि कभी भी भारत के अंदर अगर इलेक्शन हो रहा है तो उस इलेक्शन के अंदर हमें क्या बदलने की जरूरत है, ये क्या चीज हमें सही तरीके से इलेक्शन को एक जेन्युइन इलेक्शन बना सकती है। अगर आपने क्लास 11th का एनसीईआरटी वाला कवर नहीं करा है लेक्चर, तो आप हमारी प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं। हमारी दोनों प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोनों ही प्लेलिस्ट, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है और एक पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत, और उसके बाद संविधान का दर्शन। दोनों ही आपको एनसीईआरटी आपको अवेलेबल है, कंप्लीट सीरीज है। जाइए, वॉच करिए, देखिए, मजे करिए। आप नोट्स चाहिए तो एपी फैमिली पे जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी है एक पाठशाला चैनल, तो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। बात करते हैं रिफॉर्म्स की, चुनावी सुधार की। तो देखो, होना ये चाहिए कि देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स इन इलेक्शन प्रोसेस, सो इलेक्टोरल रिफॉर्म आर इनिशियल। देखो, जब इंसान एक गलतियों का पुतला होता है उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत होती है, और समय के साथ साथ हम खुद भी बदलते हैं। तो भैया ये तो इलेक्शन है, तो इलेक्शन में तो बदलाव चाहिए ही चाहिए हम लोगों को। सो दैट इज वाई इलेक्शन के अंदर कई कमियां हैं, इसीलिए उसमें सुधारों की जरूरत हमें पड़ती है। तो सुधार नंबर 1, पोस्टपोन एंड कैंसल इलेक्शन। दोस्तों, ऐसा होना चाहिए कि किसी इलाके के अंदर अगर इलेक्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, गड़बड़ियां हो रही है, तो उस चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए, उस चुनाव को कैंसिल कर देना चाहिए। ये चीज हमारे भारतीय संविधान में होना चाहिए। उसके बाद हमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी की डेथ हो जाती है या किसी कारणवश वहाँ पे कोई पोलिंग गलत हो जाती है, या किसी कारणवश मैं कह सकता हूँ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोटों की गिनतियों में गड़बड़ियाँ हो जाती है, ऑफ कोर्स नेता लोग करवाते हैं ऐसा और खो भी जाता है ऐसा, तो वो चीज हमें रिकाउंट, दोबारा से वोटों को रिकाउंट करने का अधिकार जनता के पास या वहां के नेता एमएलए के पास होना चाहिए,
ताकि हम इसको और बेटर कर सके। दूसरा, हमें करना चाहिए इम्प्लीमेंट अ मोड ऑफ कोड ऑफ पार्टीज एंड द कैंडिडेट। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि पार्टी जो भी इलेक्शन के अंदर खड़ी हो रही है ना, उसके लिए हमें कुछ मोड ऑफ कंडक्ट बनाने चाहिए, आचार संहिता बनानी चाहिए, कैंडिडेट के लिए भी और पार्टी में खड़े होने वाले वर्कर्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि देखो, मान लीजिए कि हम आपराधिक किस्म के लोगों को इलेक्शन के अंदर डाल दे रहे हैं, तो ऐसे तो फिर तो वही जीतते चले जाएंगे। कैंडिडेट जिसको हमने कहा कि 18 साल का बंदा होना चाहिए, हमने 18 साल से नीचे वाले बंदे का वोट बना दिया, तो ये चीज इलेक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें एक ऐसा आचरण या सही तरीका ढूंढना चाहिए जो कैंडिडेट, जो भारत के सभी कैंडिडेट पे लागू हो और वोट डालने वाला वोटर्स उस पे भी लागू हो। दूसरा, बिकॉज दिस इज टोटली इम्पॉसिबल, मैं यहां लिख देता हूं इम्पॉसिबल। दोस्तों, इम्पॉसिबल क्यों है? भारत के अंदर एफपीटीपी सिस्टम हटके पीआर सिस्टम यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आनी चाहिए। मतलब हमारे भारत के अंदर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला सिस्टम है, हमारे भारत के अंदर पीआर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं है। अगर आपने मेरी इलेक्शन वाली सीरीज वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने काफी अच्छी तरीके से डिटेल में बताया हुआ है कि पीआर सिस्टम के अंदर और एफपीटीपी सिस्टम के अंदर क्या अंतर होता है। तो अगर इलेक्शन हो पूरे भारत के अंदर तो पीआर सिस्टम में होगा तो हमारा डेमोक्रेसी और ज्यादा मजबूत होगा। दूसरा, वुमेन्स को हमें सफिशिएंट क्या कहते हैं अमाउंट में लोकसभा के अंदर जाने के लिए सीट अलॉट करने की जरूरत है। भारत के अंदर आज तक कानून नहीं आया है और वुमेन्स एम्पावरमेंट पे बात होनी चाहिए, पर वुमेन्स एम्पावरमेंट पे बात हम सिर्फ कागजी कार्रवाई पन्नों पे करते हैं, बाकी कहीं नहीं। दूसरा, पार्टी मनी एंड पावर का इस्तेमाल करती है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बंदे को पार्टी के अंदर खड़ा कर दिया जाता है, वो अपने पावर का इस्तेमाल गलत कर लेता है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, कास्ट और रिलीजन के नाम पर किसी भी इलेक्शन कैंपेन को फोकस नहीं कराना चाहिए। अगर कोई कास्ट के नाम पे वोट मांग रहा है, जाति धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है, तो उसका तुरंत टिकट कैंसिल हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ प्रोविजन हमें लाना चाहिए। दूसरा, हमने क्रिमिनल लोगों को इलेक्शन में लड़ने की कोई परमिशन नहीं देनी चाहिए। जिसके खिलाफ अगर एक छोटा सा केस भी लगा हुआ है तो यहाँ पे भारत के अंदर एक छोटी सी आपको 10वीं क्लास की जॉब के लिए, मतलब प्यून की जॉब के लिए भी 10वीं क्लास मिनिमम रिक्वायर है, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए अगर आप 5वीं फेल भी है तो भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। सो ये दिस इज टोटली रॉन्ग। या तो इसकी भी कोई क्वालिफिकेशन करो, या तो क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी का भी ना हो, एटलीस्ट उस कैंडिडेट को तो खड़ा करने का मेरा पर्सनली इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि ऐसा जरूर करिएगा, क्योंकि जिससे सभी लोग इस चीज पे विश्वास तो कर पाएंगे कि नेता लोग क्रिमिनल नहीं होते हैं। दूसरी बात जो हमें समझनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको राजनीतिक दलों के काम काजों को भी हमें देखना चाहिए, कुछ ऐसा इसमें बनाना चाहिए कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं उस पर भी शिकंजा बनाया जा सके, है ना। और सरकारी मशीनों का गलत इस्तेमाल या सरकारी लोगों का गलत इस्तेमाल वो नहीं होना चाहिए। कंपलसरी जब लोग वोट डालने के लिए जाए तो वोटिंग मशीन के टाइम पीरियड पे आपके पास एपिक होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। पहले तो वोटर आईडी कार्ड होता था और अब लोगों ने आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया है, तो ये भी हो सकता है। रिसेंटली अभी हमने 2000 क्या कहते हैं एक 21st सेंचुरी के अंदर ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आई थिंक 2004 के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था सही तरीके से पूरे भारत के अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात करी। ये कैंडिडेट के सामने लिस्ट आती है, आपको जो भी नेम पसंद है, जिस पार्टी का सिंबल पसंद है, आप उस पर क्या कहते हैं बटन पे क्लिक कर दीजिए। पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था तो लोग कहीं ना कहीं उसका मिसयूज कर लिया करते थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। दोस्तों इसे वीवीपैट बोलते हैं। ये होता क्या है, जैसे किसी वोटर ने वोट डाला तो यहाँ पे वोटर के साथ एक ऐसी मशीन लगी होती है जिसको उसने वोट डाला, उसका यहाँ पे कागज छपा हुआ आ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मान लो मैंने किसी भी एक्स पार्टी को वोट डाल दिया पर वो वोट किसी वाई पार्टी को चला गया, तो हमें कैसे पता चल रहा है? कैंडिडेट को पता नहीं चलता था पहले। अब एक सिस्टम बना दिया गया कि आप वोट डालेंगे, उसके बाद एक पर्ची, एक साइड में एक बॉक्स होगा, कुछ ऐसा बॉक्स होगा, और आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ईवीएम मशीन के ऊपर तो सेम जिस पे आपने क्लिक करा उसकी पर्ची वहां से निकल के आ जाएगी, जिससे आपको बिल्कुल एश्योरिटी हो जाएगी जिसको मैंने वोट डाला है उसी पे वो वोट गया है। तो ये बहुत अच्छी बात करी, ये रिफॉर्म हमने लेके आया। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कोई भी बंदा पसंद नहीं होता है,
किसी पार्टी का बंदा हमें पसंद नहीं होता है तो पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, तो हमने रिफॉर्म करा, हमने रिफॉर्म कर दिया नोटा बटन का। नोटा को कहते हैं नन ऑफ द अबव, मतलब हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। अब ये एक नया आया है सिस्टम। दूसरा, हमें अभी सुधार की जरूरत है। इलेक्शन के टाइम पीरियड पे आप देखते हो कि मीडिया लोग जो होते हैं ना, वो ये पोल वो पोल निकालते रहते हैं। तो हमें जो भी एग्जिस्ट पोल आ रहे हैं, जो भी कोई भी बंदा कोई भी पार्टी का या कोई भी टीवी का चैनल का न्यूज रिपोर्टर दिखा रहा है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए उस न्यूज चैनल के ऊपर, क्योंकि वो किस तरीके से दावा कर सकता है कि भाई इस पार्टी की इतनी सीटें आ रही, उस पार्टी की इतनी सीटें आ रही, नहीं हो सकता ना। दूसरा, हमें इलेक्शन के टाइम पीरियड पे एक्सपेंडिचर को तय करना बहुत जरूरी है। क्यों? लोकसभा कितना खर्च करेगी, उसके बाद राज्यसभा कितना खर्च करेगी, नॉर्मल जो असेंबली के विधानसभा के चुनाव होंगे कितना खर्च करेगी, इसका पूरा ब्यौरा सरकार को देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की खुद की रिपोर्ट है कि 2014 के अंदर 3,870 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था इलेक्शन कैंपेन के अंदर। तो किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं बताया कितना फंड आया, कहां से आया, कितना कैंडिडेट पे खर्चा हो रहा है, किस पार्टी को कितना दिया जा रहा है, आज तक ये चीज रूल नहीं बन पाया है। और जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि विधानसभा के अंदर कम से कम 20 से 28 लाख खर्च होना चाहिए अधिकतम सीमा में, लोकसभा के अंदर 50 से 70 लाख रुपए खर्च होने चाहिए, इतने। और जबकि कितने खर्च होते हैं आप देख सकते हैं। तो ये रिफॉर्म्स हमें चाहिए, कुछ हमने कर दिए और कुछ की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी 11th एंड 12th क्लासेस सीरीज नहीं देखी पूरी कंप्लीट, तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। ये रिफॉर्म्स थे जो ई पाठशाला चैनल आपको बताना चाहता था। ईपी फैमिली पे जरूर जुड़िएगा, आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप आपने चीज़ें समझी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।